नमस्कार दोस्तों, सिविलाइज इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की हाइड्रोलॉजी सीरीज अभी फिलहाल देख रहे थे। हाइड्रोलॉजी सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था और चैप्टर 2 प्रेसिपिटेशन का हमने कुछ हिस्सा पिछली वीडियोस में कवर कर लिया था। अब इससे आगे का देखते हैं। शुरू के 4 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, इससे आगे का आज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, तो कितने नंबर ऑफ रेन गॉजेस बेस्ट होने चाहिए, ये सवाल है। तो क्या लिखा हुआ है, अ सर्टेन नंबर ऑफ रेन गॉज स्टेशंस आर नेसेसरी टू गिव एवरेज रेनफॉल विद अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एरर। इस लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सर्टेन परसेंटेज ऑफ एरर। अब भाई ये एरर क्या है? अब याद कीजिए, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एजेंसीज अगर 520 स्क्वायर किलोमीटर्स के लिए हमने एक रेनफॉल स्टेशन भी दिया है तो भी काफ़ी है ना। तो 520 स्क्वायर किलोमीटर्स लगभग बैठता है 22 किलोमीटर्स बाय 23 किलोमीटर्स का एरिया। ठीक है, 22 किलोमीटर चौड़ा, 23 किलोमीटर लंबा मान लीजिए एक प्लॉट है। और इतने बड़े एरिया में अगर हम एक रेन गॉज स्टेशन भी लगाएं तो गवर्नमेंट कहती है कि काफ़ी रहेगा। ठीक है, अच्छा डाटा मिलेगा आपको। ठीक है, ISO में ये बात बोलता है। बट क्या आपको लगता है कि इतने बड़े एरिया में हमेशा ही एक जैसी रेनफॉल होगी? ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है थोड़ी उसी एरिया में थोड़ी दूर पे ज़्यादा रेनफॉल हो जाए, दूसरी जगह पे कम रेनफॉल हो जाए। बट वो जो रेन गॉज है वो तो वही डाटा रिकॉर्ड करेगा जो पानी उसके अंदर गिरेगा। सही बात है ना। तो इसीलिए एक एरर हमेशा हम इंक्लूड करके रखते हैं इन सब चीज़ों के अंदर कि इतना एरर तो आ ही जाएगा लगभग। ठीक है, और उसके बेसिस में हम अपने रेन गॉज स्टेशंस निकालते हैं। तो बेसिकली बात क्या है कि जितने ज़्यादा एरर होगा उतने ही कम रेनफॉल स्टेशंस होंगे। और अगर आप चाहते हो कि एरर बहुत कम हो जाए तो आपको नंबर ऑफ रेनफॉल स्टेशंस बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि अलाउएबल परसेंटेज एरर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रेन गॉजेस के। मतलब अगर नंबर ऑफ रेन गॉजेस ज़्यादा तो एरर कम, या फिर अगर एरर ज़्यादा तो नंबर ऑफ रेन गॉजेस कम। ठीक है, दिस कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन और डेविएशन ऑफ द गिवन रेनफॉल डाटा। तो किस चीज़ के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं इस पर कि कितना हमारा वेरिएशन है डाटा की। ठीक है, कितना ज़्यादा डाटा वेरी करता है उस एरिया में। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस विद अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एरर। देखने क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहले स्टेप्स है हमारा कि हम एवरेज रेनफॉल निकाल दें उस एरिया की, मीन रेनफॉल निकाल दें। वो कैसे निकालेंगे? जो हमारे अलग अलग स्टेशंस हैं उन सबका समेशन करके नंबर ऑफ स्टेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें वहाँ पे मीन मिल जाएगा। ठीक है, कि मीन रेनफॉल उस एरिया में कितनी है। दूसरा स्टेप क्या है? हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि मीन वैल्यू से हर एक इंडिविजुअल वैल्यू कितनी ज़्यादा डेविएट करती है। ठीक है, उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, उस सब के सम को। तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। ये सब फॉर्मूला हम जानते हैं, हम इंजीनियर्स हैं, ये सब तो हमें आता ही है करना, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आगे देखें। तीसरा स्टेप क्या है कि हमें CV निकालना है। CV क्या होता है? CV होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है, एक कोफिशिएंट डिफाइन किया हुआ है। तो वो कैसे निकालेंगे हम? जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था उस स्टैंडर्ड डेविएशन को आप मीन रेनफॉल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या आएगा आपके पास? फोर्थ स्टेप आएगा ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस। यही तो निकालना था। ये कैसे निकलेगा? CV डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन का स्क्वायर। अभी एप्सिलॉन क्या है भाई? यही है वो अलाउएबल परसेंटेज एरर जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। ठीक है, कि कितना एरर चल जाएगा, कितना एरर हमें लगता है कि इतना है तो चलो ठीक है, उतना एरर हम कंसिडर करेंगे और जो हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला था उसे हम इस एरर से डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे तो हमें ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉज मिल जाएंगे कि भाई इतने होने चाहिए। अब मान लीजिए पहले से अगर कुछ लगे हुए हों, मान लीजिए 10 आया आपको ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस और 7 पहले से लगे हुए हैं, तो एडिशनल कितने चाहिए? n-n, कैपिटल N माइनस स्मॉल n। ये कर देंगे तो हमें इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आए हैं गेट में पहले। ठीक है, और बाकी एग्जाम्स में भी आए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, स्टेप्स बस याद रखिए। फॉर्मूलेस तो आप कुछ ऐसे बड़े फॉर्मूलेस तो है नहीं, एकदम निकाल देंगे हम। ठीक है, एक नोट पॉइंट है, दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस प्योरली स्टैटिकल बेसिस। ठीक है, सो स्टैटिक्स पे बेस करता है, ये पूरा स्टैटिकल है पूरा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कुछ जनरल टर्म्स हैं, ये जनरल टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले टर्म क्या है हमारे पास? एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या होती है? द टोटल रेनफॉल कलेक्टेड इन एन ईयर इज कॉल्ड एनुअल रेनफॉल। भाई एनुअल रेनफॉल क्या होती है कि पूरे साल में टोटल कितनी रेनफॉल हुई है। मान लीजिए किसी दिन 2 सेंटीमीटर हुई थी, किसी दिन 3 हुई थी, किसी दिन कुछ mm हुई थी, तो उन सबका हम समीशन करेंगे और जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो उस साल की एवरेज एनुअल रेनफॉल हो जाएगी, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? ये काम हम 35 ईयर्स तक करेंगे और उन 35 ईयर्स का हम एवरेज लेंगे।
उससे जो हमें वैल्यू मिलेगी उसे हम बोलेंगे एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, ये 35 ईयर्स याद रखिएगा। तो पहला तो हो गया एवरेज एनुअल रेनफॉल। दूसरा होता है नॉर्मल प्रेसिपिटेशन या फिर नॉर्मल रेनफॉल। अब ये क्या होता है? द नॉर्मल रेनफॉल इज द एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल ऑफ अ पर्टिकुलर डेट, मंथ और ईयर ओवर स्पेसिफाइड 30 ईयर पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि 1 फरवरी को कितनी रेनफॉल होती है इस एरिया में, एक पर्टिकुलर कोई एरिया है और मैं बोलता हूँ कि इस पर्टिकुलर एरिया में 1 फरवरी को कितनी रेनफॉल होती है। तो कैसे निकाला जाएगा? हम पिछले 30 साल का डाटा लेंगे, 1 फरवरी को कितनी रेनफॉल हुई है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, और उस सारे का एवरेज लेंगे और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि लगभग इतनी रेनफॉल यहाँ पे 1 फरवरी को हर साल होती है। ठीक है, ऐसे ही हमने एक पर्टिकुलर दिन के लिए किया, ऐसे ही हम एक महीने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए पूरा फरवरी का हम डाटा लेते हैं, 30 साल का डाटा लेते हैं पूरी फरवरी का, और उस सब का एवरेज लेते हैं और फिर हम बताते हैं कि लगभग फरवरी के महीने में इस इलाके में इतनी रेनफॉल होती है। और ऐसा ही हम एक पूरे साल के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डाटा। ठीक है, अब ये क्या है भाई? ये है कि मान लीजिए आपके एक पर्टिकुलर स्टेशन ने एकदम से कुछ डाटा गड़बड़ करना शुरू कर दिया, या फिर मान लीजिए स्टेशन ने डाटा रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। कोई भी वजह हो सकती है, हमें स्टेशन वहाँ से हटाना पड़ गया या कोई और वजह हो गई, टूट गया किसी तरीके से स्टेशन, कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई। तो उसके कारण अगर एक पर्टिकुलर स्टेशन का हमें डाटा नहीं मिल पा रहा और हमें वो डाटा निकालना है कि लगभग कितना डाटा होगा ये, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो कुछ बहुत आसान तरीके हैं, 2 तरीके हैं, उनके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्यू स्टेशन नियर टू प्रॉब्लमेटिक स्टेशन एक्स। तो प्रॉब्लमेटिक स्टेशन जो है हमारा, जिसका हमें डाटा चाहिए, उसे हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो उसके आसपास के जितने भी स्टेशन हैं, जैसे P1, P2, P3, PM, ये सारे स्टेशन हम मान लेते हैं आसपास के। ठीक है, फिर PX इज द मिसिंग रेनफॉल डाटा। PX क्या है हमारा? PX हमारा मिसिंग डाटा है उस साल का, जिस साल हम पर्टिकुलर चाह रहे हैं डाटा रिकॉर्डिंग मिले, हमें रीडिंग मिले। ठीक है, और N1, N2, N3 ये सब क्या है, और NX क्या है? ये सब नॉर्मल रेनफॉल है। हमने अभी पिछले देखा ना इंपॉर्टेंट टर्म्स में कि नॉर्मल रेनफॉल क्या होती है। ये सब उस इलाके की नॉर्मल रेनफॉल है। मान लीजिए 4 स्टेशन है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो उन चारों की आपको नॉर्मल रेनफॉल तो पता ही है, आपने निकाल रखा है, पुराने पिछले टाइम का एवरेज करके निकाल रखा है कि यहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है। अब आपको स्टेशन 1, स्टेशन 2 और स्टेशन 4 से तो इस साल डाटा मिल गया, आपको स्टेशन 3 से डाटा नहीं मिला, तो उसी का डाटा निकालने का हम तरीका देख रहे हैं कि उसका डाटा हम किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके आते हैं आपके पास। ठीक है, केस 1, केस 2। तो केस 1 क्या कहता है? केस 1 कहता है कि अगर जो डाटा के बीच में वेरिएशन है किसी भी, जैसे हमने 4 स्टेशन की बात की थी, 1, 2, 3, 4, अगर उन चारों के बीच में जो डाटा का वेरिएशन है वो 10% से कम है। ठीक है, मान लीजिए एक कहता है कि भाई 80 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, दूसरा कहता है कि 87 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ठीक है, तीसरा कहता है 85 का, चौथा कहता है 82। तो चारों का जो रेनफॉल चारों ने बताई है वो 10% से कम है ना, उनके बीच का आपस का वेरिएशन। तो अगर ऐसा होता है तो हम पहले वाला तरीका ले लेंगे। उसमें क्या करेंगे? हम सीधा सबकी रेनफॉल लिखी और उनका एवरेज ले लिया। मतलब स्टेशन 1 की रेनफॉल लिखी उस साल की, स्टेशन 2 की लिखी, स्टेशन 4 की लिखी, और 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमें सीधा सीधा स्टेशन 3 की रेनफॉल मिल जाएगी। ओके, पर दूसरा तरीका है कि अगर जो आपका वेरिएशन है वो 10% से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, when N1, N2, N3, NM differ from NX by more than equal to 10%, अगर 10% से ज़्यादा या 10% वो वेरी कर जाते हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, देख लीजिए आप लोग, कुछ नहीं है। PX हमें निकालना है इस साल का, क्या है? NX ओवर M, P1 ओवर N1 प्लस P2 ओवर N2 प्लस P3 ओवर N3, सो ऑन, जब तक के जितना हमें डाटा गिवन है। ओके, बहुत आसान तरीका था, आप क्वेश्चन ट्राई करिए, एकदम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास नया टॉपिक, इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड। इनकंसिस्टेंसी मतलब कि अभी तक जो हमें डाटा मिल रहा था, एकदम से डाटा में वेरिएशन आना शुरू हो गया। भाई वो डाटा में वेरिएशन क्यों आया? बहुत सारे रीजंस हैं। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? जैसे शिफ्टिंग ऑफ रेनफॉल स्टेशन ही शिफ्ट हो गया वहाँ से, तो उसकी वजह से हो सकता है। चेंज ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू सम क्लैमिटी, कोई क्लैमिटी आ गई, नेचुरल क्लैमिटी आ गई, भाई फ्लड हो गया, आग लग गई जंगल में, उसके कारण वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो पूरा चेंज हो गया, तो भी रेनफॉल पैटर्न एकदम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अकरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल एरर, मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन करता था व्यक्ति, मान लीजिए एक पहले कोई बंदे थे, वो बहुत एजेड थे, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस था, अब वो रिटायर हो गए, उनकी जगह कोई नया व्यक्ति आ गया है। अब वो रिकॉर्डिंग चेक करेगा तो हो सकता है वो गलती कर दे रिकॉर्ड लेने में। ठीक है,
देखने में कितना रिकॉर्ड आया है, तो इस तरह का भी एरर आ सकता है। और चौथा क्या है, नेबरहुड ऑफ द स्टेशन अंडरगो मेजर चेंजेस। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारा रेन गॉज स्टेशन है उसके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर मान लीजिए रेनफॉरेस्टेशन लगा हुआ था और इलीगली किसी ने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, या हो गया कोई स्ट्रक्चर नया खड़ा हो गया, आसपास के चेंजेस आ गए काफ़ी सारे, तो उसके कारण भी उसके डाटा में दिक्कत आ सकती है, ठीक है, इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। तो हम क्या करेंगे इसका, चेकिंग एंड करेक्शन फॉर इनकन्सिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड इज डन यूजिंग डबल मास कर्व टेक्निक, ठीक है। तो एक टेक्निक है हमारे पास डबल मास कर्व टेक्निक, इसकी मदद से हम चेक भी कर सकते हैं कि डाटा क्या सही है या इनकन्सिस्टेंट है या नहीं है, और उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या है ये देखते हैं। डबल मास कर्व क्या कहता है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टेशन है जिसका आपको लग रहा है कि भाई इसका डाटा कुछ गड़बड़ है, अभी तक तो ये रीडिंग आ रही थी, अब एकदम से रीडिंग चेंज होनी शुरू होगी। तो हम क्या करेंगे, उसके एक आसपास के एरिया के कुछ स्टेशन उठा लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे सॉन एम स्टेशन हमने उठा लिए, ठीक है। और हम ईयर वाइज उल्टे चलते हुए, मान लीजिए हमने 2011 की हम बात करें और 2011 से हमने देखा कि 2011 से 2011 का हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने 2011 10 9 ऐसे उल्टा लिखा और हम x का लिखेंगे कि x में कितनी रिकॉर्डिंग आ रही है, 11 में कितनी आई थी, 10 में कितनी आई, 9 में कितनी आई, 8 में कितनी आई, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 सब के लिए लिखेंगे, सारे m स्टेशन जितने हमने लिखे हैं उन सब के लिए लिखेंगे, और इनका 1 2 3 4 m का क्या ले लेंगे हम, एवरेज ले लेंगे, ठीक है। इन सब की एक मीन वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे इन सब का मीन वैल्यू भर देंगे हम, क्या मीन आया। अब इसकी मदद से क्या करेंगे हम, तो एक साइड तो है हमारे पास एक्यूमुलेटेड रेनफॉल ऑफ स्टेशन एक्स, जो हमने एक्स की स्टेशन की लिखी थी ना यहाँ पे, ये जो एक्स वाली थी यहाँ की वैल्यूज, एक तरफ तो वो आएंगी सारी की सारी, और दूसरी एक्यूमुलेटेड मीन ऑफ रेनफॉल ऑफ एम नियर बाय स्टेशन, जो आसपास के एम स्टेशन थे उनके सबने हमने एवरेज वैल्यू लिखी थी ना, इन सब का एक्यूमुलेशन करेंगे और हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ये ग्राफ कैसा प्लॉट करना है कि हमें उल्टा चलना है, मतलब जैसे ये 2011 है पहले, फिर 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि इसे हम मास कर्व क्यों कहते हैं। देखिए, जहां भी हम डाटा को एक्यूमुलेट करके अगर ग्राफ बनाते हैं तो उसे हम मास कर्व कहते हैं, ठीक है। और डबल क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि दोनों तरफ हमने एक्स एक्सिस पे भी एक्यूमुलेशन लिया है डाटा का और वाई एक्सिस पे भी हमने एक्यूमुलेशन लिया है, ठीक है, इसलिए इसे हम डबल मास कर्व कहते हैं। तो एकदम से एक पर्टिकुलर ईयर आया, जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल में ये एक रैंडम डाटा मैंने लिया था, उसके बेसिस पे ग्राफ बनाया था। तो मान लीजिए एकदम से 2008 पे हमें दिखा कि ये तो ग्राफ एकदम से, ग्राफ का जो स्लोप है वो चेंज हो गया, ठीक है ना। देख लिए उससे पहले भी कंसिस्टेंट है डाटा, उसके बाद भी कंसिस्टेंट है, आपस में इनका स्लोप चेंज हो रहा है, आपस में स्लोप ठीक नहीं है, ठीक है। तो क्या तरीका है निकालने का, सिंपल कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री लगी है और उसके बेसिस पे एक फॉर्मूला बना दिया हमने कि पी सी आर अगर हमें निकालना है, हमें करेक्ट रेनफॉल निकालनी है, मान लीजिए 2017 की हमें करेक्ट रेनफॉल निकालनी है, 2007 की माफ़ कीजिएगा, ठीक है। 8 तक की तो हमें करेक्ट पता थी, अब 7 की आने को यहाँ आनी चाहिए थी, इस जगह कहीं पर आनी चाहिए थी, बट ऊपर दी है, तो कितनी होगी आज की सिचुएशन के हिसाब से। अगर 2007 में हम देखें तो 2007 में क्या रिकॉर्ड रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, पीसीआर हमें करेक्ट वैल्यू निकालनी है, पी एक्स हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू है और सी ओवर आई हम कर देंगे। सी क्या है, सी हमारे पास ये वैल्यू है कि इन दोनों के बीच का करेक्ट कितना डिस्टेंस है, और आई क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है, ठीक है। बस सिंपल सा फॉर्मूला रखिए, सी और आई को हम करेक्शन फैक्टर या करेक्शन रेशियो कहते हैं, ये हम करेंगे तो हमें पीसीआर करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल बनता है इसके बेसिस पे और आराम से सॉल्व भी हो जाएगा, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं चाहता मैं बने, धीरे धीरे हम सब टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। अगली वीडियो में ट्राई करूँगा कि इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको दे सकूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सब लोग अपना। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ उठा सकते हैं, और बाकी कोई डाउट होता है तो हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।